हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज से हम ना आईएसटी की जो अभी करंट अफेयर आई है लेटेस्ट वाली ईयरली, उसको हम कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से, जो भी हमारे उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल एंड नेशनल अफेयर्स। तो इसमें जो हमारी पहली न्यूज़ है वो है त्रिपुरा डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट। त्रिपुरा जो है उसने अपने आप को फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर कर लिया है। पर जो त्रिपुरा है ना वो हमारा फर्स्ट डिक्लेयर्ड लिटरेट स्टेट नहीं है। इससे पहले हमारे दो स्टेट हैं जो फुली लिटरेट डिक्लेयर हो गए थे। इसमें सबसे पहला था हमारा मिजोरम फर्स्ट स्टेट था, और सेकेंड हमारा गोवा था। और जो हमारी फर्स्ट यूटी थी वो थी लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। 23 जून 2025 त्रिपुरा जो है डिक्लेयर किया उसने फुली लिटरेट स्टेट अंडर, और वो कौन सी स्कीम के अंडर किया उसने अपने आप को? उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम। त्रिपुरा जो है वो थर्ड स्टेट बना है आफ्टर गोवा एंड मिजोरम। जो चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर प्रमोद सावंत, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था कि गोवा फुली फंक्शनल लिटरेट स्टेट हो गया अंडर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंडर में। जो ये अचीवमेंट है ना, मेजर माइलस्टोन जो इंडिया का फुली लिटरेट ये हमारा एम था। हमने ना एक एम रखा था जिसमें हमने कहा था कि हमें फुली लिटरेसी अचीव करनी है 2030 तक। और ये हमारा किस में आया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमने ये बात कही थी। इसके सेंसस के अकॉर्डिंग गोवा जो है उसकी लिटरेसी रेट जो है 88.7% है। और गोवा जो है वो सेकंड स्टेट है कंट्री का जो बना है फुली लिटरेट स्टेट। इससे पहले जो 20 मई 2025 को चीफ मिनिस्टर मिजोरम के जो हैं उन्होंने डिक्लेयर किया था ऑफिशियली मिजोरम को एज अ फुली लिटरेट स्टेट। तो मिजोरम जो है हमारा वो फर्स्ट स्टेट था इंडिया का जिसने अटेंड किया था स्टेटस ऑफ फुली लिटरेसी। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि 24 जून 2024 लद्दाख जो है वो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना है जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया है फुली लिटरेसी। तो इसमें 3-4 पॉइंट हमें याद करने इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारा सबसे पहला लिटरेट स्टेट था वो हमारा था कौन सा बना था? मिजोरम। सेकंड हमारा गोवा, और थर्ड अब किसने कर दिया अपने आप को? त्रिपुरा ने। और यूटी में अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा है? लद्दाख। तो यही 4 पॉइंट हमें याद करने इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी वो है 50 ईयर ऑफ एमरजेंसी को 50 ईयर हो गए हैं। तो इसमें 50th एनिवर्सरी मनाई गई है 25 जून 2025 को। जो एमरजेंसी लगी थी वो किस टाइम पे लगी थी? वो इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को एक वर्डिक्ट दिया था इंदिरा गांधी वर्सेस श्री राज नारायण केस में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी 1971 का जब इलेक्शन उन्होंने जीता था तो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस की वजह से नेशनल एमरजेंसी लगा दी गई थी। एमरजेंसी प्रोविजन क्या किसमें इसमें इंपॉर्टेंट है? तो कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। तो उसके एस्पेक्ट से हम बात करें तो अंडर आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें जो प्रेसिडेंट है वो डिक्लेयर करते हैं एमरजेंसी। उसके अलावा कुछ इशू करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी अगर सिक्योरिटी है किसी इंडिया को किसी पार्ट में कंट्री के थ्रेट है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन का। तो जो नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर होती है वो आर्टिकल 352 में होती है, उसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं रिलेटेड टू एमरजेंसी, जैसे कि 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975। ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो इशू कर सके एमरजेंसी ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रेबेलियन एंड इमीडिएट डेंजर थ्रेट। उसके अलावा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है जो एनेबल करता है प्रेसिडेंट को कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एमरजेंसी इफेक्ट टू स्पेसिफिक रीजन इन इंडिया। और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है वो रिप्लेस करता है फ्रेज इंटरनल डिस्टर्बेंस को किससे? आर्म रेबेलियन टू पर प्रिवेंट मिसयूज। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हमें अमेंडमेंट याद रखने होंगे रिलेटेड टू एमरजेंसी। 38 अमेंडमेंट एक्ट 1975, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। फिर इसमें एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संविधान हत्या दिवस। तो ये जो 25 जून को जब हमारी एमरजेंसी लगी थी ना तो इसको हमने डिक्लेयर किया था कि इसे हम ऐसा बोलेंगे संविधान हत्या दिवस। अब हर 25 जून को जो क्या होता है? संविधान हत्या दिवस होता है। ये किसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन सिंदूर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन सिंदूर। पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर की डेट हमें याद रखनी पड़ेगी, May 7, 2025। और ये कहाँ पर हुआ था? 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ था अटैक, और जिसमें टारगेट किया था पाकिस्तानी पंजाब रीजन इंडिया कॉल्ड POK जम्मू एंड कश्मीर। उसका जो ऑपरेशन है किस लिए हुआ था? ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो है उसके रिटेलिएशन में हुआ था। और इसके जो ये पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया था? 2 ग्रुप थे, एक तो रेजिस्टेंस फ्रंट TFR ने और दूसरा लश्कर ए तैयबा ने। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो विंग कमांडर थी व्योमिका सिंह,
ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी विद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री लेट द इंडियन गवर्नमेंट ब्रीफ अबाउट ऑपरेशन। 9 लोकेशंस पे हुआ था ये। वो लोकेशंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार देख लेते हैं हम लोग इसको। मार्कज शबाना अल भवालपुर, उसके बाद मार्कज तैयबा मुद्रिका, महमूना जोया सेलिकॉट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ देते हैं। उसके इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जैसे हमारी तरफ से हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, ऐसे पाकिस्तान की तरफ से भी एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन बुनियन अल मरसूस। और ये 7 किसके बीच में होता है, 7 में से 10 में 2025 के बीच में हुआ था। और यहाँ पर जो है मल्टीपल ड्रोन इंक्लूजन्स हुए थे, जो रिपोर्ट किए गए थे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, स्टेट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान और गुजरात में। इसके अलावा जो क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, जो कि ये DGMO थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के, वो कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई, ये पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ की प्रोविजंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से वेपन यूज़ हुए थे, वो कहाँ कहाँ से। तो इसमें बस इंपॉर्टेंट इतना है कि वेपन जो था वो जो यूज़ हुआ था वो कहाँ कहाँ था। जैसे स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो थी, ये मैन्युफैक्चर जो था इसका यूरोपियन डिफेंस कंसोर्टियम था, ठीक है। उसके बाद अगला है हैमर प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, हैमर प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब। इसके जो मैन्युफैक्चर ये कहाँ का है, फ्रांस का है। नेक्स्ट है लोइटरिंग मुनिशंस, ये कहाँ का है, कैमिकेज ड्रोन्स, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल जो थी वो डेवलप की थी किसने, DRDO ने। उसके बाद हमने यूज़ किया था S-400 सुदर्शन चक्र, जो इंडिया स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस शील्ड था। और बस इसमें और तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस मॉक ड्रिल जो हुई थी 2025 में, वो 7 मई को हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनिशिएट किया था सिविल डिफेंस ड्रिल को, 244 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उसके बाद कुछ ना मिलिट्री ऑपरेशंस हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट कराए थे। उसमें से कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, जैसे कि ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में हुआ था। उसके अलावा ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, उरी सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन बंदर। तो ये सीक्वेंस याद करना इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा ऑपरेशन कैक्टस लिली, ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन मेघदूत, फिर ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफ़ेद सागर, उरी सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन बंदर। उसके बाद यहाँ पर कुछ ना इम्पॉर्टेंट और भी ऑपरेशंस हैं जो अदर कंट्रीज़ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किए थे, तो वो हम देख लेते हैं। तो उसमें है इंडियन एयरफोर्स ने किया था ऑपरेशन संकट मोचन, ये किस लिए था, साउथ सुडान में इवैक्यूएशन करने के लिए सिविल वॉर में। ऑपरेशन इंसानियत बांग्लादेश में हुआ था ह्यूमैनिटेरियन एड फॉर रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ के लिए। ऑपरेशन मदद केरला रेस्क्यू ड्यूरिंग फ्लड। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 रिपार्टीशन मिशन के लिए था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में हुआ था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन स्टूडेंट इवैक्यूएशन और रशिया यूक्रेन वॉर में एयर सपोर्ट इन इवैक्यूएशन। ऑपरेशन दोस्त जो था टर्की एंड सीरिया अर्थक्वेक रेस्क्यू मिशन के लिए था। उसके अलावा यहाँ पे 5 पॉइंट एक्शन इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक। तो ये 5 पॉइंट क्या क्या थे, एक तो सस्पेंशन ऑफ इंडस, क्या क्या उन्होंने एक्शन लिए थे, सस्पेंशन क्या था इंडस वाटर ट्रीटी का। उसके बाद अटारी वाघा बॉर्डर जो था उसके चेक पोस्ट को क्लोज कर दिया था। रिवोकेशन ऑफ सार्क वीज़ा एग्जामिशन स्कीम फॉर पाकिस्तान। उसके अलावा एक्सपेल्शन पाकिस्तान मिलिट्री एडवाइजर्स और रिडक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सनल्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंडस वाटर ट्रीटी। अभी हमसे पूछ सकता है कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी 1960 में, किसके बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और उसको ब्रोक कर दिया था बाय द वर्ल्ड बैंक। उसके की प्रोविजंस क्या हैं, जो ईस्टर्न रिवर है रवि, ब्यास और सतलज, वो एलोकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ इंडिया के लिए, जबकि जो वेस्टर्न रिवर है इंडस, झेलम और चेनाब, वो रिजर्व है पाकिस्तान के लिए। ग्रांटेड एक्सेस 80% इंडस सिस्टम टोटल वाटर फ्लो। और ये इसको ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, देन नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और नॉन सस्पेंशन क्लॉज क्या थे, इवन ड्यूरिंग वॉर द ट्रीटी रिमेन ऑपरेटिव। फिर नेक्स्ट है हमारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट क्या था, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल जो है पास किया था लोकसभा में 3 अप्रैल 2025 को। लोअर हाउस ने डिक्लेयर किया था बिल आफ्टर डिवीजन ऑफ वोट। जो मुसल्लम वक्फ रिपील बिल था वो 2024 में लाया गया था फिर, ठीक है। 128 मेंबर ने वोट किया था फेवर में, जबकि 95 ने अगेंस्ट वोट किया था 4 अप्रैल 2025 को। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है कि वक्फ है क्या, अबाउट वक्फ के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। तो हम पढ़ते हैं, वक्फ जो है एक इस्लामिक लीगल कॉन्सेप्ट रिफर करता है परसेप्शुअल एंडोमेंट मेड बाय मुस्लिम फॉर रिलीजन, पायस एंड चैरिटेबल पर्पस। इट प्ले अ की रोल इन कम्युनिटी वेलफेयर, स्पेशली इन एजुकेशन, हेल्थ केयर और स्पिरिचुअल लाइफ में।
फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस दी हैं, वो पढ़ लेना, उसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। की हाईलाइट देख लेते हैं इस अमेंडमेंट एक्ट के। तो की हाईलाइट्स क्या क्या थे? एक तो न्यू आइडेंटिटी एक्ट, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था उसे रीनेम किया गया उम्मीद एक्ट, स्टैंडिंग यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है इंक्लूसिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क, रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर्स प्रोविजन, एबॉलिशन ऑफ सेक्शन 40, क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रस्ट एंड वक्फ एलिजिबिलिटी, और उसके बाद सेफ गार्डिंग इनहेरिटेंस राइट। ये सारा हमारे मेंस पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम आप आगे थोड़ा प्रीलिम्स के हिसाब से देखते हैं। डिजिटल एक्सेस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इसमें क्या कहा गया था कि 30 अप्रैल को एक लैंडमार्क जजमेंट आया था 2025 में, जिसमें जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया गया राइट टू डिजिटल एक्सेस, मतलब राइट टू डिजिटल एक्सेस अंडर आर्टिकल 21 डाल दिया गया है। वो भी जैसे राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू क्या बोलते हैं लाइफ है, ऐसे ही अब राइट टू डिजिटल एक्सेस हमारा पार्ट होगा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 में। जो जजमेंट है वो आया है जस्टिस आर माधवन विद जस्टिस बी पर्दीवाला ऑन द बेंच। और जो जजमेंट है ऑरिजिनेट फ्रॉम टू सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक तो प्रज्ञा प्रसून वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा अमर जैन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2025। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 20, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ये पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 21 जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। आर्टिकल राइट इंक्लूड अंडर आर्टिकल 20 तो राइट टू लिवलीहुड इसका लैंडमार्क केस किया था ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। सेकंड था राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। राइट टू एजुकेशन मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। राइट टू प्राइवेसी जस्टिस के एस पुट्टस्वामी, तो बहुत एग्जाम में पूछा गया है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और राइट टू डाई विद डिग्निटी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। नेक्स्ट है कास्ट एन्यूमरेशन इन अपकमिंग सेंसस। तो यहाँ पर रिसेंटली 30 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसके चेयर हैं प्राइम मिनिस्टर, ने डिसाइड किया कि वो इंक्लूड करेंगे कास्ट एन्यूमरेशन को भी, जो हमारा अपकमिंग सेंसस होगा। जो हमारा अपकमिंग सेंसस उसमें हम कास्ट सेंसस भी करवाएंगे। और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है कास्ट डाटा का? जो लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डाटा हुआ था वो 1931 के सेंसस में हुआ था। ऑल्दो कास्ट इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई थी 1941 के सेंसस में भी पर वो पब्लिश नहीं किया गया था, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1951 से जो इंडिया का सेंसस है वो कंसिस्टेंटली इंक्लूड कर रहा है डेटा ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप, हाउएवर ओबीसी कास्ट डेटा फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैज़ बीन मोस्टली एब्सेंट होता है। और लैक डिटेल कास्ट डेटा हैज़ लेड टू अनसर्टेन एस्टिमेट ओबीसी पॉपुलेशन इन इंडिया। जो मंडल कमीशन है 1979, उसने एस्टिमेट किया था कि लगभग 52% ओबीसी पॉपुलेशन है। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, जिसका एम था कलेक्ट करना कॉम्प्रिहेंसिव केस डेटा फॉर बेटर वेलफेयर टारगेटिंग। हाउएवर मच ऑफ कास्ट स्पेसिफिक डेटा रिमेन अनपब्लिश्ड, लिमिटिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। फिर सेंसस का अनाउंसमेंट हुआ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है कंडक्ट करेगा नेक्स्ट पॉपुलेशन सेंसस 2 फेजेस में कंप्लीट हो जाएगा 1 मार्च 2027। द फर्स्ट सच एक्सरसाइज सिंस 2011 के बाद होगा। आफ्टर 2011 सेंसस वॉज ड्यू 2020-21 में होना था, बट डिले ड्यू टू कोविड पैंडेमिक की वजह से वो डिले हो गया था। अब यहाँ पर है कि इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सेंसस है ना वो कंडक्ट होगा 2 फेज़ में, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 में होगी हाउस लिस्टिंग और फेज़ 2 में होगा पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। रेफरेंस डेट्स स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम फॉर डेटा ऑफ पॉपुलेशन कलेक्टेड फॉर सेंसस 2027 फॉर यूटी ऑफ लद्दाख जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड अक्टूबर 1, 2026। रेस्ट ऑफ इंडिया में कब होगा? मार्च 2027 में। नेक्स्ट है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में 2 चीज़ों का ऐड किया गया है, इंपॉर्टेंट है। एक तो मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ भगवद गीता और भारत नाट्य शास्त्र, उसको ऐड किया गया यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी इनके बारे में काफ़ी चीज़ें दी हैं, वो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवद गीता के बारे में दिया। भगवद गीता एक सेपरेट फिलोसफिकल डायलॉग है जिसमें एम्बेडेड है भीष्म पर्व चैप्टर्स 20-30 इंडियन एपिक महाभारत, और इसमें 700 वर्सेस है 18 चैप्टर्स में। नाट्यशास्त्र की बात करें तो ये एंशियंट ट्रीटाइज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट 2nd सेंचुरी BC और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो है उसने इस मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व किया है। और मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर जो लॉन्च किया गया था 1992 में, इसे अपडेट कर दिया जाता है बाइनली 1997, एक्सेप्शंस 2017 एंड 2023 में नहीं किया गया था। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर का एम होता है, इसका एम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर का एम जो है वो है प्रिजर्व करना, प्रमोट करना वैल्यूएबल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मैन्युस्क्रिप्ट को ग्लोबल इंपॉर्टेंस के लिए। उसका नेक्स्ट है हमारा दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है?
इसमें एक तो 9 चीफ मिनिस्टर जो बनी है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की, वो कौन है? रेखा गुप्ता। और उसके अलावा प्रवेश सिंह साहिब सिंह जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, और ये फोर्थ चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की। शी हैज़ बिकम फोर्थ चीफ मिनिस्टर, वुमेन चीफ मिनिस्टर दिल्ली की। इससे पहले जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थी वो थी सुषमा स्वराज, फिर बनी थी शीला दीक्षित एंड देन आतिशी मारलीना। और इस समय जो आतिशी मारलीना है ना, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली में। बाकी इसमें और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ये पूरी डिटेल है कि किसने कितने वोट जीते। हाँ, फिर नेक्स्ट जो असेंबली इलेक्शन हुआ था वो हुआ है हमारा हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर में। तो जो जम्मू कश्मीर में बने हैं चीफ मिनिस्टर वो बने हैं उमर अब्दुल्ला, जो कि कहाँ से हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो। इंडिया अलायंस कंसिस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके अलावा जो हरियाणा के बने हैं चीफ मिनिस्टर वो बने हैं नायब सिंह सैनी, और ये बिलोंग करते हैं किसी बीजेपी से। उसके बाद नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन गवर्नर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने द स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु क्लैरिफाई किया कि गवर्नर्स मस्ट एक्ट ऑन अ स्टेट बिल इन अ टाइम बाउंड मैनर फॉलोइंग द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज पर आर्टिकल 200 विदाउट इंडिपेंडेंट डिस्क्रिमिनेशन। उसके अलावा जो रूलिंग बाय जस्टिस बी पार्डीवाला एंड आर माधवन अंडरस्कोर द लिमिट ऑफ गवर्नर रोल एंड रीअसर्ट द प्राइमेसी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन फेडरल डेमोक्रेसी। जो कोर्ट जजमेंट आया था वो 8 अप्रैल 2025 को आया था 3 वेज में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में उन्होंने कहा था कि डिटेल गाइडलाइंस होगी हाउ अ गवर्नर ऑट टू एक्ट इन रिफ्यूजिंग एसेट टू बिल और रेफरिंग टू इट टू द प्रेसिडेंट। सेकंड कहा था इट हैज़ एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 टू होल्ड दैट द बिल दैट तमिलनाडु गवर्नर डिड नॉट असेंट टू हैव बिकम लॉ। और थर्ड ये था, ये इंपॉर्टेंट है, ग्यूबरनेटोरियल अथॉरिटी क्या रिफर करती है कि जो पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं गवर्नर के पास में किसी भी स्टेट और प्रोविंस, वो टिपिकली फेडरल सिस्टम में होना चाहिए। इंडिया में जो गवर्नर है द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है विद द चीफ मिनिस्टर बीइंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तमिलनाडु ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने के लिए गवर्नर डील इन क्लियरिंग लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रपोजल्स। बाकी सारा पार्टी का पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ गवर्नर ऑन ए स्टेट बिल। तो यहाँ पर अंडर आर्टिकल 200 वंस बिल इज पास स्टेट लेजिस्लेचर इट इज़ प्रेजेंटेड द गवर्नर फॉर अप्रूवल जाता है। गवर्नर ऑप्शन ऑफ अ बिल, अब गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन है? या फिर तो वो एसेंट दे दें या विदहोल्ड कर लें एसेंट को, मतलब गवर्नर रिजेक्ट भी कर सकते हैं बिल को रिफ्यूजिंग एसेंट। रिटर्न फॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए भेज सकते हैं, गवर्नर जो है रिटर्न कर सकते हैं बिल को एज सुन एज पॉसिबल विद सजेशंस। और रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, और गवर्नर चाहे तो उसको रिजर्व भी कर सकते हैं बिल को फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, स्पेशली इट अफेक्ट द हाई कोर्ट पावर और इन्वॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न। रोल ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 201 में दिया है, कि व्हेन अ बिल इज रिजर्व, अगर बिल रिजर्व रहता है तो प्रेसिडेंट में ग्रांट विद होल्ड और रिटर्न द बिल एक्सेप्ट मनी बिल विद द रिकमेंडेशन द लेजिस्लेचर मस्ट कंसिडर एंड एक्ट विद इन 6 months ऑफ रिटर्न। कोई भी डिफाइंड टाइम लिमिट नहीं दी है कॉन्स्टिट्यूशन की, डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट द गवर्नर प्रेसिडेंट ऑन एक्ट ऑन अ बिल ऑफन डीलिंग टू डिले एंड लीगल एम्बिग्यूटीज। जो हाईलाइट्स हैं जजमेंट की वो क्या है? तो Constitution does not allow an absolute or pocket veto, cannot indefinitely delay, नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट कैबिनेट, गवर्नर जो जनरली डील करेगा बिल को, उसके बाद रीपासिस कर सकते हैं। द गवर्नर इज बाउंड टू ग्रांट एसेंट, कैन नॉट रिजर्व एंड री इनेक्टेड बिल, डिटेल टाइम लिमिट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस प्रॉम्प्टली मस्ट डू विद इन 1 month। और उसके अलावा फिर रिफ्यूजल टू एसेंट रिटर्निंग द बिल रिफर टू प्रेसिडेंट अगेंस्ट स्टेट एडवाइस, ये सारे डिटेल दिए हैं, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। बातें हम लोग महाकुंभ पे। महाकुंभ 2025 प्रयागराज। देखो अभी प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, उसकी हमें डेट इंपॉर्टेंट याद करना। तो वो था 13 जनवरी 2025 से फरवरी 26 2025, तो 13 का डबल कर दो, 13 जन से 26 फेब तक, ठीक है। ऑन द बैंक ऑफ गंगा यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती कलेक्टिव नोन एज त्रिवेणी। महाकुंभ जो ऑर्गेनाइज होता है हर 12 साल में, कौन से 4 मेजर साइट से? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। इसके जो की हाईलाइट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। जो फेयर है महाकुंभ का वो फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था 13 जनवरी ऑन द डे ऑफ पौष पूर्णिमा। जो फर्स्ट शाही स्नान था वो कब हुआ था? 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन। जो सेकंड शाही स्नान था वो 29 जनवरी को हुआ था मौनी अमावस्या, फिर 3 फेब को हुआ था बसंत पंचमी। महाकुंभ कंक्लूड हुआ था माघी पूर्णिमा बाद 12 फरवरी 2025 एंड द महाशिवरात्रि बाद 26 फेब 2025। अब यहाँ पे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे, ये इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुए हैं। फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था वो था कि 329 एम्प्लॉयज़ ने क्लीन किया था गंगा को साइमल्टेनियसली। सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना था 19,000 सैनिटेशन वर्कर्स ने कलेक्टिवली क्लीन किया था 4 डिफरेंट जोन ऑफ महाकुंभ को। थर्ड रजिस्टर्ड जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो था वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंड प्रिंटिंग बनाई गई थी, क्रिएट किया था लगभग 10,109 पीपल ने। उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो महाकुंभ 2027 था कुड नॉट सेट, उसने रिकॉर्ड नहीं सेट किया था लार्जेस्ट क्राउड का, तो ये हमें कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दे सकते हैं। फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑनग्रेट लॉन्च किया था बुद्धिस्ट महाकुंभ यात्रा जो ऑर्गेनाइज किया था महाकुंभ नगर में। और इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और दी है कि अगले जो और बाकी जो सीक्वेंस महाकुंभ होते हैं प्रयागराज के बाद, अब अगला महाकुंभ जो होगा वो नासिक में होगा 2027 में। फिर पूर्ण महाकुंभ जो है वो 2028 में होगा, कहाँ पर, उज्जैन में। और उसके बाद हरिद्वार में होगा 2033 में। ये वाला पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। जो महाकुंभ है उसको रिकग्नाइज किया गया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को में 2017 में। और जो कुंभ 2019 है, इससे पहले कुंभ 2019 था, उसने भी 3 रिकॉर्ड बनाए थे। लार्जेस्ट ट्रैफिक एंड क्राउड मैनेजमेंट प्लान, बिगेस्ट पेंटिंग एक्सेस पब्लिक साइट्स अंडर द पेंट माई सिटी स्कीम और बिगेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म। कुंभ मेला का लोगो क्या था ये पूछ सकते हैं। तो कुंभ मेला का अगर हम लोगो की बात करें तो जो कुंभ मेला का लोगो था वो था अमृत कलश, अ टेम्पल एंड इमेज ऑफ लॉर्ड हनुमान, अ सीर, अ अर्न एंड एन अक्षावत ट्री शोकेस था। क्या बोलते हैं इसका, वो कुंभ मेला कुंभवानी। उसके अलावा ना एक FM रेडियो स्टार्ट किया गया था, डेडिकेटेड था कुंभ मेला को, उसका नाम था कुंभवानी एंड कुंभ मंगल ध्वनि। अब बात करते हैं 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेज बनाई गई हैं, कौन कौन सी, मराठी, पाली, प्राकृत, असामी एंड बंगाली। और इनकी क्या बोलते हैं, जो इनको रिकग्निशन मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है ये पूछ सकता है। तो एक तो उनकी हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए, हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री 1000 ईयर्स, अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर का पार्ट होना चाहिए, और लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट भी ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से बोरो नहीं करना चाहिए, उसको मिलता है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। और ये देता कौन है, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी। उसके लिए इसके लिए क्या कहते हैं, एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूट की गई थी मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा अंडर साहित्य अकादमी नवंबर 2004 में, जो एग्जामिन करेगी प्रपोज लैंग्वेज फॉर स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। अभी हमारे पास जो है वो उससे सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेज आई थी। सबसे पहले तमिल 12 अक्टूबर 2004, फिर संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। तो इसका हम सीक्वेंस ऐसे याद कर सकते हैं, इसका सीक्वेंस हमें याद करना पड़ेगा कुछ निमोनिक्स बना के। नेक्स्ट है हमारा COP29, ये इंपॉर्टेंट है। COP29 जो है वो हमारा कहाँ हुआ था, ये COP29 UNFCCC का था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये कहाँ पर हुआ है, बाकू अजरबैजान में, नवंबर 11-24 से 2 डेज़ का था। इसके की हाईलाइट्स क्या क्या हैं ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। की हाईलाइट्स क्या क्या थे, एक तो यहाँ पर न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल था, जिसमें क्या बोलते हैं, कमिटमेंट किया गया था कि ट्रिपल क्लाइमेट फाइनेंस डेवलप किया जाएगा $3 बिलियन का एनुअली बाय 2035 तक। उसके अलावा और इसमें एक पेरिस एग्रीमेंट, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन मैनेजमेंट सेंट्रलाइज कार्बन एमिशन ऑफसेट एंड ट्रेडिंग सिस्टम, से दिया गया नाम पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिट मैकेनिज्म। ठीक है, इंश्योर करने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो ग्लोबल कार्बन ट्रेडिंग की। डिक्लेरेशन और रिड्यूसिंग, उसके अलावा डिक्लेयर किया है कि रिड्यूस करेंगे मीथेन ओवर 30 कंट्रीज, US, जर्मनी, UK एंड UAE एंडोर्स COP29 डिक्लेरेशन ऑन रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। और एक था बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर। फिर नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट। तो जो नेशनल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ किया है 8th एंड 9th नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट फिजिकल ईयर 2020, 21, 22, उसकी की फाइंडिंग्स क्या क्या है देख लेते हैं। उसमें कहा गया कि राइज करेंगे गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है GDP का वो इंक्रीज़ होगा 1.13 से, जो 2014-15 में था, अब वो कितना हो गया 1.84% हो गया 21-22 में। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ गया 3.94 से कितना हो गया 6.12% हो गया। और जो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो कितना है, अभी करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है, वो है 6,63,417, जो कि 89.73% है।
है और कैपिटल एक्सपेंडिचर 75,910 करोड़ है। गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो 42.82% है, वो है 42.82%। नेक्स्ट बात करते हैं लेडी जस्टिस स्टेटस। तो यहाँ पे लेडी जस्टिस स्टेटस में कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं, जैसे कि इसको मैं शॉर्ट में बताते हैं। पहले क्या था, लेडी जो थी उसके हाथ में एक साइड में क्या होता था, तराजू होता था और दूसरे साइड में स्वॉर्ड होती थी। तो अब इस स्वॉर्ड को हटा के यहाँ पे क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक डाल दी है। और इसके अलावा जो ये ब्लाइंड स्पॉट था ना, जो ब्लाइंड पट्टी थी, उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पे लेडी जस्टिस टिपिकली ब्लाइंडेड फोल्ड वुमेन होल्डिंग अ स्केल इन वन हैंड एंड स्वॉर्ड इन अदर डेट इज सिनोनिमस विद लीगल प्रैक्टिस अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या किया गया है, न्यू स्टेटस में स्टैचू में क्या किया गया है, न्यू स्टैचू में ब्लाइंड फोल्ड जो रिमूव कर दिया गया है और ये सिंबलाइज करेगा कि इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस इन्फॉर्म थॉटफुल और गाइडेड पर्सन के थ्रू होगा। और स्टैचू जो है होल्ड करेगा कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल स्वॉर्ड। बस इतनी चेंजेस हैं इसमें। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। यूनियन बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसका एम है इम्प्रूव करना सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस किसका, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का। और अंडर दिस इनिशिएटिव फुल कवरेज होगा सभी ट्राइबल फैमिलीज़ का, वो इंश्योर किया जाएगा। ट्राइबल डोमिनेंट विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और 63,000 विलेजेस जो है इंक्लूड किए गए हैं, 50 मिलियन ट्राइबल पीपल। इसके की फैक्ट्स क्या क्या है, इसके की फैक्ट्स में है कि क्या बोलते हैं टोटल आउटलेट जो है इस कैंपेन का वो कितना है, 79,156 करोड़। सेंट्रल शेयर जो होगा उसमें होगा 56,333 करोड़ और स्टेट शेयर होगा 22,823 करोड़। और इस कैंपेन में कवर किए जाएंगे 549 डिस्ट्रिक्ट, 2,740 ब्लॉक्स अक्रॉस 30 स्टेट्स एंड यूटीज़ में। और इसे इंक्लूड किया है 25 प्रोग्राम इम्प्लीमेंटिंग 17 मिनिस्ट्रीज। द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विल प्रमोट 1000 होम स्टे अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। और इसके अलावा 1000 होम स्टे जो हैं वो प्रमोट किए जाएंगे किसके अंडर में, ये इंपॉर्टेंट है, स्वदेश दर्शन स्कीम। उसके अलावा 2 अक्टूबर 2024 को जो स्कीम है PM जुगा वॉज नोटिफाइड धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा, अब ये है क्या चीज़, इसको यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था प्रमोट करने के लिए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहाँ पर, ट्राइबल एरियाज़ में। इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरियाज़ में उसका इनिशिएटिव था कि 63,843 विलेजेस जो है उनको बेनिफिट हो, 5 करोड़ ट्राइबल सिटीजन्स, जिसमें 549 डिस्ट्रिक्ट और 2,911 ब्लॉक को कवर किया जाएगा 30 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में। नेक्स्ट है PM स्वानिधि स्कीम। जो PM स्वानिधि स्कीम है किसके लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है नेम इसका उत्कृष्ट की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेट अचीवमेंट एंड इंस्पायरिंग एक्सीलेंस टू फैसिलिटेट परफॉर्मेंस। जो भी परफॉर्मर्स हैं अंडर PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्वानिधि योजना एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY NULM, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया 18 जुलाई 2024 को। और इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। इसमें क्या क्या थी, इसमें कुछ अवार्ड्स दिए गए थे, परफॉर्मेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट प्रेज अवार्ड PM स्वानिधि। अब इसमें कुछ कैटेगरीज थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट लोन परफॉर्मेंस की कैटेगरी में टॉप पे कौन आया, मध्य प्रदेश इस लार्ज स्टेट में। स्मॉल स्टेट में लद्दाख था, हिली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम था और स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए महाराष्ट्र चूज़ किया गया था। उसके अलावा इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी कौन था, MP था। फिर नेक्स्ट है बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें अगर हम, बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ और उसमें लोन परफॉर्मेंस में टॉप पे कौन सा था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली था और मेजर सिटीज़ में उज्जैन था। उसके अलावा अगर अचीवमेंट इन स्वानिधि से समृद्धि में बात करें तो जो सिटीज़ थे उसमें दोनों ही UP के हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है UP PCS के लिए। मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़ में कौन सा था, वाराणसी था और मेजर सिटीज़ में कौन सा था, झांसी ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा इलेक्शंस की। तो लोकसभा इलेक्शन तो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, एक बार से फिर से देख लेते हैं। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इंडिया प्राइम मिनिस्टर 3rd टाइम बने थे। इसमें 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्वेरिंग 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल 7 वुमेन मिनिस्टर्स बनी हैं और इसमें 30
जो प्राइम मिनिस्टर की न्यू काउंसिल मिनिस्टर्स थी उसमें 30 अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट जज एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। उसके अलावा ये थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म है जब क्या बोलते हैं मोदी जी 7 जून पीएम मोदी कन्फर्ड सपोर्ट 293 MPs, द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पीएम नरेंद्र मोदी जो है ओनली सेकंड इंडियन लीडर बने जो थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म में जीते हैं आफ्टर द कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो कि जीते थे 1952, 1957 एंड 1962 जनरल इलेक्शन। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इलेक्शन इन आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड सिक्किम वर हेल्ड साइमल्टेनियसली जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन फॉर 25 कंस्टिट्यूंसीज, 12 लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसमें एक पार्ट और इम्पॉर्टेंट है, शॉम्पेन ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। शॉम्पेन ट्राइब ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड कास्ट किया था उसने पहली बार जनरल इलेक्शन में वोट कास्ट किया था। इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बाकी ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। हाँ, इसमें क्या बोलते हैं आउट ऑफ टोटल 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 18 लोकसभा, वुमेन जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था ओनली 74 जो कि 13.6% था टोटल का। यंगेस्ट MP जो है वो पुष्पेंद्र सरोज थे कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से एज 25, सांभवी चौधरी समस्तीपुर बिहार एज 25 और प्रिया सरोज मछली शहर जौनपुर उत्तर प्रदेश एज 25। नेक्स्ट है इनॉग्रेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस को राजगीर बिहार में ऑन 19 जून। गुप्ता एम्परर कुमारगुप्त जो है गुप्ता डायनेस्टी को उन्होंने फाउंड किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को 427 CE में। मॉडर्न बिहार अर्ली 5th सेंचुरी एंड इट नॉरिश्ड फॉर 600 ईयर अंटिल 12th सेंचुरी। उसके नीचे रूम जब भी खराब हो गया था उसको डिस्कवर किया था फ्रांसिस बुचानन ने 1812 में और आइडेंटिफाई किया था स्टीम नालंदा यूनिवर्सिटी अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 में। नए कैंपस की बात करें अगर हम तो बिहार गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है 455 एकड़ साइट नियर एंशिएंट रूइन। जो आर्किटेक्ट हैं पद्मा विभूषण BB जोशी और वास्तुशिल्प संगठन डिज़ाइन किया है इको फ्रेंडली कैंपस और जो बिल्डिंग है प्रॉमिस करेगा बीइंग नेट जीरो ग्रीन कैंपस। तो अभी हम आज यहीं तक पढ़ते हैं। नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।